आदरणीय पवन पांडे जी पूर्व विधायक और हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत ही अभिन्न अंग, पूर्व छात्र नेता, हम सभी के सीनियर रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेगी। जिस तरह भाजपा ने डिप्टी सीएम देने का काम किया है, हो सकता है कि आप पवन पांडे भैया को भी डिप्टी सीएम के पद की गरिमा को सुशोभित करते देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति ब्राह्मणों का नेतृत्व मांग रही है। और मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि समाजवादी पार्टी में हमारे पास कई ऐसे चेहरे हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की बात करिए, आदरणीय सनातन पांडे जी की बात करिए। पवन पांडे भैया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय देश के नहीं, अंतरराष्ट्रीय सबसे ज्वलंत मुद्दे पे अगर किसी ने मोर्चा संभाला है सनातनियों की तरफ से, प्रखर मुखर होकर के किसी ने विरोध दर्ज कराया, तो वो आदरणीय पवन पांडे भैया। और ब्राह्मण समाज की मांग को कभी भी समाजवादी पार्टी ने ठुकराने का काम नहीं किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने एक मंच पे कहा था कि कोई योग्य होगा तो मैं मुख्यमंत्री पद भी उसको दे दूंगा। और जो राजनीतिक परिकल्पना इस समय चल रही, जो राजनीतिक स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यकीनन मुझे लगता है कि ब्राह्मणों की जो तिलांजलि भाजपा सरकार में दी गई है, जो ब्राह्मण समाज को अपमानित और हाशिए पे लाने का काम किया गया है, उसको मजबूती देने के लिए, उस ब्राह्मण समाज को आधार पूर्ण करने के लिए और उस ब्राह्मण समाज को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए आदरणीय पवन पांडे भैया जैसे क्रांतिकारी मॉडर्न पॉलिटिक्स के योद्धाओं को एक्टिव पॉलिटिक्स में बड़े दायित्व देना बहुत आवश्यक है। अन्यथा योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मणों को पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में जितने भी संभ्रांत राजनीतिक रसूख रखने वाले ब्राह्मण थे, अधिकतर जेल में पूर्वाग्रह की राजनीति से ग्रसित होकर के फर्जी एफआईआर के मामले में जेल भेज दिए गए। या तो कोई इनका चरण चुंबक बन जाए और जो विरोध करेगा उसे जेल भेज के, या तो उसके ऊपर पूर्वाग्रह की कार्रवाई करेंगे। तो ब्राह्मणों का जो दमन किया जा रहा है, जो ब्रह्म हत्या के पातक लगे हैं, भाजपा को वैकुंठ भेजने का काम ब्राह्मण करेगा आगामी चुनाव में। इस बात को मैं विवेक कुमार पांडे आपके मंच पे कह रहा हूँ। नहीं, आपने ये बात बड़ी अच्छी कही। मैं तो दूसरी बात कह रहा था कि केवल पवन पांडे के नाम के ऐलान करने मात्र से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची है। और सबसे बड़ी खलबली पता कहाँ मची है सर? आपको शायद ध्यान हो या ना हो, मायावती ने एक ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी लोगों को भटकाने का काम करती है। जब उनको लगा कि बसपा के साथ ब्राह्मण समाज जा रहा है, तब उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला का मतलब बदल दिया और पीडीए में पीडी को पंडित कह दिया। वो मायावती अलग बात कह रही है। गंभीरता से मत लिया कीजिए। नहीं, मायावती जी को गंभीरता से मत लिया कीजिए। वो एक रिमोट से संचालित होने वाले खिलौने के समान इस समय राजनीति में सक्रिय होती हैं, जब भाजपा चाहती है वोटों का ध्रुवीकरण करना। अभी हाथा जिस बात की उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक रसूख में, जब किसी राजनीतिक मंतव्य में हाथा शब्द का इस्तेमाल होता है, उस हाथे का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। स्वर्गीय बाबूजी हरिशंकर तिवारी जी के उत्तराधिकारी समाजवादी पार्टी में ही हैं। उनको उस सम्मान देने का काम, पुनः उस सम्मान को पुनः जीवित करने का काम और बाबूजी को श्रद्धांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नहीं, पूरे भारत का ब्राह्मण करेगा। हाथे का प्रभाव पूरे भारत में था। हाथे का प्रभाव पूरे भारत पे था। आदरणीय हरिशंकर तिवारी बाबूजी का जो प्रभाव रहा, जो उन्होंने ब्राह्मणों के हितों में कार्य किए, जो उन्होंने ब्राह्मण बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए, कितने सैकड़ों बच्चों को उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा दी, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। कितने बच्चों को निःशुल्क उन्होंने एडमिशन करा दिया, कितने बच्चों को विदेश भेजने में सहायता की, कभी इस पे कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कुंठित लोग हैं, ये कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। ये लोग दूसरे बड़े नामों को दबा करके, उन नामों को खत्म करके अपने नामों को बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बातें इतिहास में दर्ज है, ब्राह्मण समाज का पूरे भारत में अगर उद्धार किया है तो हाथा ने किया। हाथा एक प्रमुख भूमिका में रहा है उस मामले में। बाबूजी को सूचना मिलती पूर्वांचल से लेकर के अवध क्षेत्र में, किसी भी ब्राह्मण के यहाँ कोई समस्या होती, बाबूजी के लोग तुरंत पहुंच जाते या वो स्वयं पहुंच जाते पूर्वांचल क्षेत्र में। उस इतिहास को आप मिटा नहीं सकते। हम नहीं भूलेंगे कैसे उस हाथे पे बुलडोजर चलवाने का प्रयास किया गया था। हम नहीं भूलेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नृशंस हत्या करवाते रहे ये लोग। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जिस पीठ से आते हैं, उनके अपने प्रवक्ता नेताओं के बयान है कि उस मठ का, उस परंपरा का निर्माण ही ब्राह्मणों के विरोध में किया गया था। अब वो लोकोक्ति है, प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, मैं उस तथ्य पे नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मेरे लिए वो एक सनातनी पीठ है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। चूंकि गोरखनाथ, नवनाथ, मत्स्यनाथ, चरपतिनाथ, अड़भंगीनाथ, ऐसे नवनाथ हुए। मत्स्यनाथ भगवान का तो बहुत बड़ा चरित्र रहा है कि उन्होंने शायद साबर मंत्रों से भगवान शंकर को मंत्रों के द्वारा बांध करके उल्टा लटकाने का काम किया था। उस समय शक्ति प्रदर्शन हो गया था दोनों जी। लोगों के बीच में। और चूंकि शिव मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि शिव के ही अंश थे, शिव अपने अंश की शक्ति को आंकना चाह रहे थे। बहुत कुछ इतिहास में दर्ज है, लेकिन कभी ये सनातनी लोग जानते हैं इस बातों को, जो शंकराचार्य भगवान के उपासक है वो जानते हैं। लेकिन ये जो आडंबरधारी मठों में बैठ करके एसी और डीसी की हवा खाते हैं, जो केवल दिन भर बैठ करके विपक्ष की आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों को शायद सनातनी वक्तव्यों पे, सनातन की गूढ़ विधाओं पे बात करने और चर्चा पर चर्चा करने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिसे ज्ञान होगा वही चर्चा करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए सर, अभी कुछ दिन पहले संसद में, कुछ दिन क्या अभी लगातार चल ही रहा है, आप लोग राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, उस पर लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग वहाँ पर ये भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी किस तरह से हुआ। उसको लेकर के राहुल गांधी पर, अवधेश जी पर और भी कई सांसदों पर जगह-जगह मुकदमे हो गए। बता दिया कि ये लोग सनातन के विरोधी हैं। तो जो लोग उसको सनातन के विरोधी बनाकर अलग-अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग, ये जो योगी आदित्यनाथ ने आज कार सेवा रोकने का है, जो कि पुलिस को आदेश निर्देश दिया था, तो क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी ये लोग प्रदर्शन करेंगे, सनातन विरोधी बताएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये राजनीति से प्रेरित सारे मंतव्य हैं। मैं आपको बताऊं, बिना शंकराचार्य भगवान के किसी की हैसियत नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जा करके तथ्यों को साबित कर सके। अच्छा। अयोध्या राम मंदिर के जजमेंट को पढ़ लीजिए, उसमें भी भगवान शंकराचार्य ने अगर प्रमाण नहीं दिए होते तो ये केस आज भी शायद लंबित ही रहा होता। सही कह तो रहे ये हैं आप। जो नई परिपाटी शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं भटके वो लोग, जिन्हें सत्य का पता नहीं है। हम तो शंकराचार्य की पैर की मिट्टी को भी स्वर्ग और समर्पण मान करके माथे का तिलक बनाते हैं। छोड़ दीजिए उस बात को, इन लोगों की मैं चर्चा करके अपना कीमती समय मत व्यर्थ करिए। ये राजनीति भी वो करते हैं जिस राजनीति की पोल और उसकी ढोल इन्हीं के अपने लोग बजाते हैं। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के दिन भर जिस समाज को आलोचित करते हैं उसको सबसे बड़ा बजट देने का काम करते हैं। दूसरा बताता है कि उसी मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। अब आप बताइए, सरकार चल रही है कि सर्कस? आप बताइए, आप सरकार चल रही है कि सर्कस चल रही है? किसका नियंत्रण है उत्तर प्रदेश पे? आप कह रहे हैं कि वही लोग बजट भी देते हैं, उन्हीं के लोग बताते हैं कि यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। 5 बार 5वीं बार जांच चल रही है मदरसों की, आज तक जांच नहीं पूरी हुई। सत्यता यह है, मदरसों के नाम से निकला हुआ जो फंड था उस पे कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की जो इनके पार्टी में भूमिका है या जो नेतृत्व है उसकी प्रतिशतात्मक संख्या देख लीजिए। 1 या 2 मंत्री हैं, 1 या 2 ही नेता है इनके पास। तो अगर ये 489 करोड़ में 9 करोड़ देकर के 480 करोड़ बजट अगर विलय भी कर लिया जाए या उसका दुरुपयोग भी कर लिया जाए या उसको भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा ली जाए, अपनी जेब में डाल लिया जाए, तो उसपे कौन पूछने वाला है भाई? बताइए। और कौन सा, अगर आपने आधुनिकीकरण कर दिया तो अब आतंकवादी कैसे निकल रहा है वहां से? ये तो सरकार नहीं सर्कस है, सब एक दूसरे का को बेइज्जत करने का मौका ढूंढते हैं। सही कह रहे हैं। वरना मैं तो कह रहा सही हूँ कह रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज पूछे 489 करोड़ कहाँ गया भाई? कहाँ गया पैसा बताइए मुझे। अगर मदरसों की दुर्गति वही है तो कहाँ गया पैसा? और काजिल सही फाजिल बात की है। डिग्री भी आपने निरस्त कर दी। एक तरफ तो आपने मदरसों को आधुनिक किया और काजिल फाजिल की डिग्री भी निरस्त हो गई। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो डिग्री अगर अवैध दे रहे थे तो आपने बजट ही क्यों दिया मदरसों को? बताइए भाई। और पुराने डिग्री को भी मान्यता रद्द कर दी, बताइए। पुराने डिग्रियों की जो मान्यता रद्द करती वो तो असंवैधानिक है। बताइए। अब जो उस काजिल फाजिल की डिग्री लेकर के कहीं नौकरी कर रहे होंगे, उसको दिक्कत आ उनकी जाएगी। वो तो सीधे क्रिमिनल एलिगेशन में फंस जाएंगे गलत तरीके से। उन सब पे तो एफआईआर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। उनकी डिग्रियों को आप अगर अवैध घोषित कर रहे तो सब क्रिमिनल घोषित कर दिया आपने उनको एक तरफ से। ये करना क्या चाहते हैं योगी सर? ये सब फैसले मतलब कौन कहता है उनको लेने के लिए? ये कुछ नहीं करना चाहते, ये सब कंफ्यूज लोग हैं।
ये लोग राजनीति के लिए बने ही नहीं थे। ये सब पूर्वाग्रह से ग्रसित संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। राजनीति उदारवादिता का खेल है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में केवल और केवल पूर्वाग्रह को संतुष्ट करने के आत्ममुग्धता से प्रेरित कार्य किए हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति उनको कभी केंद्र में स्थापित नहीं कर सकती। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं आपके मंच पे आज, क्योंकि जिस राजनेता की उपलब्धि केवल और केवल शत्रुता पूर्ण रवैये से प्रेरित रही हो, कि पूर्वाग्रह से प्रेरित रही हो, जिस राजनेता की कोई वाहवाही नहीं करता, जिस राजनेता को लोगों को जोड़ना नहीं आता, जिस राजनेता की कार्यप्रणाली ऐसी नहीं है कि विपक्ष भी उसका मुरीद हो जाए, थे इसी भाजपा में थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आज भी हैं, जीवित हैं, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे बहुत से नेता थे जिनका विपक्ष भी कायल था, उनकी मिसाल दी जाती थी। विपक्ष के नेताओं पे, विपक्ष के लोगों पे, समर्थकों पे कभी पूर्वाग्रह की कार्रवाई नहीं होती थी इस देश के इतिहास। लेकिन जो परिपाटी इन लोगों ने शुरू की है, ये परिपाटी कहाँ जाएगी? क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्म अपना जब लौटता है, कर्म का हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होता है। तो गीता में तो भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर आपके मंच पे आश्वस्त करूंगा, समाजवादी पार्टी पूर्वाग्रह की राजनीति नहीं करती। जिन लोगों ने गलत आरोप लगा करके लोगों को फंसाया, उनको छोड़ेंगे भी नहीं। और कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है इस वजह से केवल उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे भी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने फर्जी आरोप लगा करके ब्राह्मणों को या अन्य वर्गों को जेल में फंसाया, जेल भेजा, जिन अधिकारियों ने इस तरह के कार्यों में जानबूझ करके सहयोग किया, आने वाला समय और उनके कर्म की गति उनका न्याय स्वयं करेगी। जी, चलिए सर, आखिर में एक प्रश्न और है, वो बड़ा गंभीर प्रश्न है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, और मुझे लग रहा है कि इसका जवाब है जो कि अब तो पूरा प्रदेश खोजेगा योगी आदित्यनाथ से और उनकी सरकार से भी। 12 बजे वाला प्रश्न मत पूछ लीजिएगा, सोकर उठे हो। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि यही योगी आदित्यनाथ और इनके कैबिनेट के कई सहयोगी, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भी कई मंत्री हैं, इन लोगों ने ही खासकर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, मथुरा में जो कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का मुद्दा छेड़ा, मतलब मुद्दा उठाया, और उस मुद्दे के पीछे जब मथुरा के साधु संत चल पड़े तो इसी सरकार ने जो कि कार सेवा से रोक भी दिया। तो क्या अब ये मुद्दा नैतिक रूप से उठाने का साहस भारतीय जनता पार्टी में नहीं बचेगा? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर फिर से ये लोग किसी मंच से अगर समाजवादी पार्टी को कहेंगे कि चलिए कार सेवा करने के लिए, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? या अब ये इस सवाल को करने के नैतिक साहस को खो बैठे हैं? देखिए, कार सेवा कभी कार सेवक ये थे ही नहीं। अच्छा, कार सेवक ये कभी थे ही नहीं। दिसंबर में जब मस्जिद पे प्रहार हुआ तब कार सेवा शब्द अस्तित्व में आया। जो इतिहास नहीं जानते जरा उसको पढ़ ले। सही बात है। दूसरी बात, चर्चा इस विषय पे होनी चाहिए कि क्या उस कार सेवा में योगी आदित्यनाथ जी की सक्रिय भूमिका रही? क्या उस कार सेवा में अयोध्या में उस दिन योगी आदित्यनाथ जी थे? योगी आदित्यनाथ जी का राम मंदिर के आंदोलन पे क्या सक्रिय योगदान था, इसके कोई प्रमाण दे सकता है? मठ की बात नहीं कर रहा मैं, उनके मैं पीठ की बात नहीं कर रहा। स्वर्गीय वैकुंठवासी गुरुदेव अद्वैतनाथ जी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका बड़ा सम्मान है, आजीवन रहेगा। उनके और शंकराचार्य भगवान के प्रयासों से ही राम मंदिर आंदोलन खड़ा हुआ, और भी कुछ बड़े वरिष्ठ साधु संत रहे। इन जैसे विभूति सनातन काल में एक युग पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी दी हुई विरासत की जो गोल्डन स्पून की राजनीति योगी जी लेकर के आगे चल रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ योगी जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासकर जिस मुद्दे को बार बार भुनाते हैं वो, उनका क्या सक्रिय योगदान है? योगी जी ने पूरे 75 जिलों में कितने सनातन पीठ, गोरक्ष पीठ की स्थापना की, उनकी कितनी शाखाएं स्थापित कर दी बताइए? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने पे कितने संस्कृत विश्वविद्यालय नए बनाए गए बताइए? योगी आदित्यनाथ जी ने कितने संस्कृत संसद आयोजित की, कितने संस्कृत छात्रों को विदेश भेजा गया व्याकरण की व्याख्या करने के लिए, या संस्कृत के ऊपर बाकायदा कोई शिविर लगा करके वहां पे सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए? मैं तो सवाल उठा रहा हूं ना, लेकिन अपने प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च करने के लिए है।
जो देखिए, जनता बहुत मासूम होती है, मेरा सीधा कहना है। हम्म, हम मॉडर्न पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। मैं राजनीति विज्ञान से मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरा सीधा कहना है, मैं प्रमाण और तर्कों पे बात करता हूँ। मेरा कहना है, अगर किसी के पास योगी जी की कार सेवा, अयोध्या आंदोलन को लेकर सक्रिय भूमिका, उनके अपने योगदान का कोई प्रमाण हो, मुझे देकर के मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए। जी मैंने बहुत ढूंढा, मुझे ना मिला कहीं पे। नहीं मिला। नहीं, मैं तो बोला, हो सकता है मुझसे छूट गया हो, किसी के पास हो तो मुझे उपलब्ध करा दे, ताकि मेरा भी सही कह रहे हैं। ज्ञानवर्धन हो, ताकि मैं भी आगे मिसाल दे हम्म, सकूं। अगर इन्होंने किया है तो मैं इसकी मिसाल दूंगा आगे। जी अद्वैत नाथ जी ने किया, उनका देखिए, मैं बाकायदा मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूं। अगर मुझसे छूट गया है तो मुझे कृपया ज्ञानवर्धन करने के लिए मुझे प्रमाण दीजिए कि इन्होंने कब पद यात्रा की, कब कलश यात्रा की, कब ये 7 कुओं का जल लेकर के गए, जी शिलान्यास में कितनी मिट्टी इन्होंने खोदी, कितनी कार सेवा करते समय गुम्बद पे ये कहां पे चढ़ चढ़ के खड़े थे, बताए मुझे। कोई जब रथ यात्रा निकली तो उस समय ये रथ में सबसे आगे कहां रथ खींच रहे थे, मुझे बताइए, तो मैं अपना ज्ञानवर्धन तो करूं। कहीं ऐसा ना हो कि उनका बहुत सक्रिय योगदान रहे, मेरे पास प्रमाण नहीं है, या मुझे प्रमाण ना मिला ढूंढने पे भी, तो या गूगल ने उनको जानबूझ करके ना डाला हो, उनको दिखाया हो, तो भाई हमसे छूट गया हो, तो एक संत की आलोचना हो जाए गलती से, वो भी अक्षम्य है। तो सही किसी के बात पास प्रमाण हो, मैं तो आपके मंच पे कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक जितना मैंने ढूंढा मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। जी और गोरक्षपीठ का सम्मान था, आजीवन है, आजीवन रहेगा। जी गोरक्षपीठ पे ठीक है। अद्वैत नाथ जी जैसा कोई योग्य आएगा, और उस पीठ के माध्यम से जो सनातन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य होते थे वो पुनः स्थापित होंगे। देखते जाइए, ये पीठ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति भी प्राप्त करेगा, और ये पीठ बिल्कुल सनातन का प्रचार प्रसार करने के साथ भारत का अग्रज पीठ बनेगा एक दिन। क्योंकि भगवान श्री गोरक्षनाथ की गोरखवाणी को पढ़िएगा कभी आप, और आपके दर्शकों से भी कहूंगा, गोरखवाणी को पढ़िएगा आप लोग। जी आसमान से स्वर्ण की वर्षा करने तक के सूत्र समझाए गए हैं अच्छा शाबर तंत्र में। शाबर तंत्र को पढ़िएगा कभी। नाथ संप्रदाय के द्वारा उद्भुत किया हुआ शाबर तंत्र समाज को जो दिया गया, उस समाज ने उसकी व्याख्या को समाज समझ नहीं पाया, ग्रहित नहीं कर पाया समाज। क्योंकि जिन लोगों का दायित्व था प्रचार प्रसार करने, वो चले गए राजनीति में आराम करने, सिंहासन पे बैठने, राज्य भोगने। क्योंकि सनातन तपस्या का सार है, सनातन तपस्या का सार है, संयम का सार है, समर्पण का सार है, संतुलन का सार है। सनातन केवल और केवल सुख भोगने का स्थान नहीं है। सनातन में तो सुख का स्थान ही नहीं है। शव और सैया पे बैठने वाले लोग सिंहासन पे नहीं बैठते, एक बात जान लीजिएगा। और नाथ संप्रदाय का एक इतिहास है। नाथ संप्रदाय के भारत के जितने भी प्रमुख संत हैं, महंत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उन सभी को मैं आपके मंचों से प्रणाम करता हूं। लेकिन नाथ गोरखवाणी में जो नियम उपनियम दिए गए हैं, उनका अनुसरण होना चाहिए। हमारे देश में एक सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, सनातन मंत्रालय होना चाहिए, ताकि इस देश में सनातन का धर्म प्रचार प्रसार। सोचिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोग विदेशों से आ रहे हैं सनातन सीखने। जी इस्कॉन जैसे मंदिर और इस्कॉन जैसी संस्थाएं विदेशों में प्रचार कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, हम सनातन होने का दावा कर रहे हैं, और हम एक दूसरे को आंखों से एक दूसरे के भाते नहीं है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। हम सनातनी हैं, हम कलयुगी कालनेमी हैं। सभी कलयुगी कालनेमी है जो सनातन की आड़ में केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। और मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। जो सनातनी होगा वो हर सनातनी में हिंदू भी ढूंढ लेगा, और हर हिंदू में सनातनी पहले ढूंढ लेगा। उसके लिए पक्ष विपक्ष मुद्दा नहीं होगा। ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, ना कभी ये गौ को सम्मान दे सकते हैं, और ना कभी किसी के परिवारों को सम्मान दे सकते हैं। ये समाज विरोधी लोग हैं। ये समाज अपने परिवारों से ठुकराए हुए लोग हैं बहुत सारे भाजपा में, और ऐसे बहुत से लोग हैं भाजपा में जिन्हें ना दूसरों के बच्चों के भविष्य की चिंता है, और ना ही उनके परिवारों की चिंता है। क्योंकि भाजपा की नीति और नियति बन चुकी है धर्म की आड़ में धन का संचयन करना, और ये अयोध्या के चंदे के प्रकरण में पूरी तरह से उजागर हो गया।
ठीक है सर, बड़ी सार्थक चर्चा रही। आपने भी अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारे विशेष अनुरोध पर दर्शकों के लिए हाज़िर हो गए। उम्मीद करते हैं कि नहीं, नहीं, आपका विशेष स्वास्थ्य जल्द अनुरोध ही मत ठीक बोला हो। कीजिए। आप लोग मंच देते हैं, आप लोग मंच देते हैं, और जिन जी, नेताओं को इस मंच का सम्मान करना नहीं आता, वो वास्तव में कभी जनता जी, के दुख और सुख को समझ नहीं सकता। जनता क्या उम्मीद जी, करती है उसको नहीं समझ सकता। मीडिया में मैं जी, हमेशा कहता हूँ कि चाहे वो छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच, मंच मिलना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोगों के जी, सही माध्यम बात से, है। आप जैसे स्रोतों के माध्यम से हमारी बातें जनता तक जाती हैं और जनता की समस्याएँ हम जी, तक आती हैं। तो जी, बस मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखें, मंच देते जी रहिए, सर, जनता के सवाल हम तक लाते रहिए, ताकि हम बखूबी उसका जवाब ढूँढ सकें, उनकी समस्याओं का निदान कर सकें। हम कोई ठीक है एहसान सर, नहीं करते बहुत-बहुत हैं। धन्यवाद। जो राजनीति में है वो इतना जी, एहसान नहीं करता समय दे करके, उसका दायित्व है ये, नहीं, मूल दायित्व है ये। जी, और इसके लिए मैं आपको ठीक है प्रणाम सर, करता हूँ कि आप इतनी रात तक जाग करके अपनी नींद खराब करके देश-प्रदेश जी, की महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा करते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद।